जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी और हम देख रहे हैं कला एवं संस्कृति की सीरीज, जिसमें मैं आपको NIOS की बुक्स करा रहा हूं। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये तीसरा चैप्टर है। यहाँ से आगे आपको काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि 2 चैप्टर्स जो थे आपके पहले वाले वो आपके ज़्यादा एक तरह से कहें हम किस एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, किस दृष्टिकोण से एक तरह से ज़रूरी थे, वो थे आपके निबंध के लिए ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन ये जो आने वाले हैं चैप्टर्स, ये आपके प्री और मेंस एग्जामिनेशन में दोनों में ही काम आएंगे। जहाँ जहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी मैं आपको बताते जाऊँगा। धैर्यपूर्वक सुनना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। पूरी सीरीज इस प्रकार से चल जाएगी। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि भारतीय लोगों की संस्कृति प्रारंभ से ही एक समान रही है? इसका उत्तर है नहीं, प्रारंभ से ही तो नहीं रही होगी एक जैसी। कोई भी संस्कृति एक जैसी नहीं रहती है। यह बात भारत के विषय में भी सच है। यह भी अनेक परिवर्तनों से गुजरी है। क्या आप जानते हैं कि ये परिवर्तन क्यों होते हैं? ठीक है, सारे कुछ जानकारी मिलेगी। बहुत ही बेसिक सी एक तरह से ये डिस्कशन किया जाता है। इस डिस्कशन को सुनना जरूरी है, क्योंकि ये आपको निबंध में कैसे आपको एक तरह से कहते हैं ना, बातें बनाना आना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या सीखोगे? बातें बनाना एक तरह से सीख जाओगे, किस प्रकार से आपको बातें बनानी है। यह इसलिए क्योंकि प्रत्येक राजवंश प्रत्येक आक्रमणकर्ता को बाहर से आकर यहीं देश में बस जाते हैं। ठीक है, आक्रमणकारी हैं, वो क्या करते हैं, अपने साथ आक्रमण करके जरूरी तो नहीं लूट के जाते हैं। भारत में बहुत सारे आक्रमणकारी आए जो कि क्या किए, अपना एक तरह से इन्होंने रहने का स्थान ही बना लिया यहाँ पर, तो संस्कृति में घुल मिल गए। उस देश की संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ देता है। भारतीय लोगों की वर्तमान संस्कृति को समझने के लिए उस प्रक्रिया को समझना आवश्यक है जिस माध्यम से इसको भूतकाल में गुजरना पड़ा था। ठीक है, तो आखिरकार संस्कृति को पूरा देखेंगे। अभी तभी तो बताया है, एक तरह से इतिहास को कहीं ना कहीं इसमें जानना आपको चाहिए। और इसी वजह से ये जो नेक्स्ट जो जितने भी आपके चैप्टर्स रहेंगे उसमें आपको पूरा का पूरा इतिहास से संबंधित चीज़ें रहेंगी और संस्कृति में कैसे कैसे परिवर्तन हुए वो भी बताया जाएगा। और वो पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से वो हिस्ट्री में भी आपके काम आएंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर काम आएंगे। अतः इस पाठ में हम प्राचीन भारत के लोगों के जीवन पर एक दृष्टि डालेंगे, यानी प्राचीन भारत के लोगों का से संबंधित जो फर्स्ट पेपर में आता है ना, पेपर में, वो एक तरह से यहाँ से काम हो जाएगा उसका। यहाँ आप यहाँ प्रागैतिहासिक काल से वैदिक, मौर्य, गुप्तकालीन भारतीय इतिहास के विविध पक्षों का अध्ययन करेंगे। समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ भारतीय समाज की बदलती प्रकृति पर भी बल दिया गया है। सिंपल सी बात है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि कैसे विकास की लंबी शताब्दियों के बाद आधुनिक विश्व का उदय हुआ है। इतिहास से ही जानने को मिलता है कि हम पहले कहाँ थे और आज हमने किस प्रकार संघर्ष करके हमने ये जो आज़ादी है वो प्राप्त करी है। इससे पहले संस्कृति क्या थी और आज हम कैसे उसको और बेहतर बना सकते हैं, है ना। हमने प्राचीन काल में जो उपलब्धियां प्राप्त की उनकी सराहना करना बहुत आवश्यक है, जिससे हम अपने भविष्य को उपयोगी बना सकें। तो ये है कुछ चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख जाओगे, ये थोड़ा सा सुन लीजिए। इतिहास के अध्ययन का महत्व और उसकी प्रासंगिकता की सराहना करेंगे आप लोग, है ना। हड़प्पाकालीन सभ्यता को भारत की पहली नगरीय सभ्यता के रूप में पहचान सकेंगे। क्यों थी वो नगरीय सभ्यता, इसके बारे में भी जान जाएंगे। ठीक है, तो इतिहास का एक पहलू भी आप सीख जाएंगे यहाँ पर। वैदिक समाज की प्रकृति, धर्म, दर्शन की प्रकृति का निरीक्षण भी कर सकेंगे। जैन और बौद्ध धर्म के उदय के कारणों की भी आप व्याख्या कर सकेंगे। आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ से किस प्रकार से मेंस में प्रश्न बन सकते हैं। आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें सारे के सारे ये प्रश्न एक तरह से जो दिए गए हैं वो बन जाएंगे। तो धीरे धीरे आप सब कुछ जान ही जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इस काल में दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का क्रमिक रूप से वर्णन कर सकेंगे। दक्षिण भारत में जो इतिहास चल रहा था, हम ज़्यादातर फोकस किस पर करते हैं, उत्तर भारत पर। उत्तर भारत के जो वैदिक सभ्यता है या फिर अन्य जो सभ्यता रही बाद में उस पर, लेकिन दक्षिण भारत में भी कुछ चेंजेस हो रहे थे जिसके बारे में अलग से थोड़ा सा एक पढ़ना जरूरी होता है, जो संगम काल के रूप में जाना जाता है प्राचीन इतिहास में। और सातवाहन काल वगैरह ये सब होते हैं दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, तो वहाँ उसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी। आगामी वंशों के शासन काल के समय हुए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकास की समीक्षा भी कर सकेंगे। दोस्तों इस प्रकार से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं,
ठीक है। प्राचीन भारत में सांस्कृतिक विकास की सामान्य गतिविधियों की भी जांच कर सकेंगे। काफ़ी लंबा एक तरह से चैप्टर रहेगा, धैर्यपूर्वक सुनना है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना जिससे दूसरे लोग भी जुड़ सकें और ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो सके। आप यदि मेरा उत्साह बढ़ाओगे तो समझ जाइए कि आपका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा भला होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मेरा उत्साह बढ़ाते रहोगे तो मैं चीज़ें कंप्लीट कराता रहूँगा और फरवरी से तो आपके रेगुलर वीडियो आएंगे ही, बिल्कुल फेस टू फेस, ठीक है। इतिहास के अध्ययन का महत्व, सबसे पहले ये जान लेते हैं आप इतिहास का अध्ययन करते क्यों हो, है ना। इसके बारे में अक्सर थोड़ा सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप बुक पढ़ रहे हो एक, तो बुक में जो चीज़ें बताई गई हैं उसको यदि पकड़ लोगे, क्योंकि NIOS की बुक हुई, NCERT की बुक हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मुझे विश्वास है आपने स्वयं से ये प्रश्न पूछा होगा कि तुम इतिहास क्यों पढ़ रहे हो, आखिरकार इतिहास पढ़ क्यों रहे हैं यार। ये आपके दिमाग में आता होगा हमेशा। इतिहास पढ़ने से क्या होगा, कोई वर्तमान में क्या बदलाव होता है। कुछ लोगों का देखा है ना, जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं, वो कहते हैं क्या फालतू की पुरानी बातों को लेकर के बैठे हो, जबकि हम क्या बात कर रहे हैं, पुरानी बातों को ही बात कर रहे हैं, है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इतिहास का अध्ययन अपने बीते हुए समय को जानने का एक तरीका है, बिल्कुल। जो बीत चुका है हम उसी को सीखते हैं। इतिहास के अंदर के क्या क्या बीता है, इतिहास हमें बताता है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार और क्यों इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। कैसा भी जीवन उन्होंने व्यतीत किया, मान लीजिए किसी ने लड़ाई झगड़े किए हमारे पूर्वजों ने, तो यदि हमें इतिहास पता हो कि अच्छा इस कारण से किए हैं, ठीक है, तो हम उन संभावनाओं को आने वाले टाइम में क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे लड़ाई झगड़ों वाली को, ठीक है। कि हमें नहीं करना यार, कम से कम हमें शांतिपूर्वक जीवन जीना है। उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे उन्होंने उन पर विजय प्राप्त करी। आपके लिए अपने भूतकाल से परिचित होना इसलिए भी आवश्यक है ताकि आप आज के भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसको और भी अच्छी तरह से जान सकें। आप अपने देश की कहानी को जान पाएंगे जो कई शताब्दियों पहले प्रारंभ हुई थी। हमारा देश कोई आज का बना हुआ देश थोड़ी ना है भारत। प्राचीन हड़प्पा काल से देखिएगा, उसकी सीमाएं किस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ती रहीं, किस प्रकार से एक बहुत बड़ा साम्राज्य था एक समय में, ठीक है। मौर्य काल में, चाहे वो गुप्त काल हो उसमें, ठीक है, हर्षवर्धन काल में किस प्रकार से चेंजेस होते रहे। तो वो एक निरंतर विस्तार का एक तरह से क्या है, ये आज जो वर्तमान में देख रहे हैं हम भारत, उसी का परिणाम है ना। इतिहास अब केवल तिथियों और घटनाओं का अध्ययन मात्र नहीं रह गया है। देखिए हम जब इतिहास लेते थे, क्योंकि मैं तो खुद इतिहास का छात्र हूँ, तो इतिहास लेते थे तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है आपको कि यार इतिहास मत लो यार, इतिहास में कुछ नहीं है, सन-वन याद नहीं रहती हैं, है ना। तो पहले क्या था कि तिथि और घटनाएं, बस इसका अध्ययन कर लो, इतिहास आपकी जानकारी होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें बहुत सारे दृष्टिकोण जो है जुड़ते जा रहे हैं, जो केवल राजनीतिक घटनाओं तक ही सीमित हो। ये कोई ऐसा इतिहास नहीं है केवल राजनीतिक घटनाओं तक सीमित हो, क्योंकि अब तक हम इतिहास को पढ़ते समय क्या करते हैं कि उस राजा ने इसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, लेकिन उसकी संस्कृति पर जो विस्तार दिया गया वो आधुनिक काल में दिया गया कि हाँ हमें उस संस्कृति को भी जानना चाहिए। वहाँ के आम जनता जो थी उस काल की, वो कैसी थी, उसके क्या कल्चर थे, क्या सांस्कृतिक जीवन था उनका, ठीक है, आर्थिक जीवन क्या था, इन चीज़ों पर महत्व दिया गया। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप इतिहास पढ़ें, क्योंकि हम तो ये तो खैर संस्कृति पढ़ रहे हैं हम, तो इतिहास को जो है 4 भागों में बांट करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक राजनीतिक इतिहास जो कि सबसे पहले पढ़ाया जाता है, जो कि आज यूपीएससी के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। राजनीतिक इतिहास, जिसमें राजाओं के बारे में जानते हैं, इस राजा ने उसको मारा, ठीक है, इसने यहाँ किया। फिर आता है आपका धार्मिक, एक आता है आपका आर्थिक, ठीक है, एक आता है आपका सामाजिक। तो सामाजिक के अंदर ही जो पढ़ते हैं हम सांस्कृतिक इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास पेन से लिखने का वो नहीं है साधन, इस वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं पूरे वीडियो बनाऊंगा, आप समझ जाओगे यदि मेरे साथ रहोगे तो। हाँ, इसके क्षेत्र में अब विस्तार हो गया है, जिसमें जीवन के कई पक्ष भी सम्मिलित कर लिए गए हैं, समाहित हो गए हैं, है ना। इसमें जीवन की शैलियों का भी अध्ययन सम्मिलित है। बहुत सारी शैली होती है हमारी, ठीक है, जीवन की, जीने की, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, कल्चरल हो, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है। आर्थिक जीवन में भी बहुत सारे पड़ाव होते हैं, खान पान होते हैं, सब कुछ इसमें क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, संस्कृति कह देते हैं। समाज कैसा था वहाँ का, ठीक है। पहले संस्कृति को कला, वास्तुकला, साहित्य और दर्शन के संबंध
कर परिभाषित किया जाता था, परंतु अब इसके अंतर्गत समाज की समस्त गतिविधियां सम्मिलित की गई। यानी समाज में जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी परिष्करण हो रहा है, वो सब किस में आ जाता है? संस्कृति के अंदर ही आ जाता है। क्योंकि संस्कृति क्या है, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एक होती है प्रकृति जो अपनी मूल अवस्था में पड़ी हुई है। मनुष्य ने क्या किया है, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, पत्थर से गुफा, पत्थर डला हुआ है, कोई पत्थर का बहुत बड़ा पहाड़ है, उसमें क्या किया मनुष्य ने, क्या बना दिया? रोड बना दिया। तो वो क्या होगा? एक संस्कृति के अंदर ही आ गया, एक संस्कृति बन गई। अब रोड बनेगा तो बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी, दुकान भी बनती हैं, आजकल देखोगे ढाबे भी बन जाते हैं। तो वहाँ पर एक कल्चर जो है डेवलप हो जाता है अपने आप में ही, है ना। अतः इतिहास का बल केवल उच्च वर्गीय लोगों तक सीमित न रहकर समाज के सभी वर्गों तक जुड़ गया है। पहले क्या होता था? केवल राजाओं का इतिहास पढ़ाया जाता था, ठीक है। आज क्या हो रहा है? आम जनजीवन का भी इतिहास जान पाओगे संस्कृति के द्वारा, ठीक है। तभी तो हम पढ़ते हैं हड़प्पा नगर में उछला नगर, निचला नगर, ठीक है। उछले नगर में कौन रहते थे? राजा महाराजा रहते थे। निचले नगर में आम जनता रहती थी, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं? उछले नगर में ऐसे राजा थे, निचले नगर में कच्ची जो है दीवारें होती थीं, ठीक है। नालियाँ व्यवस्थित कहाँ पर थी? पूरे ही हड़प्पा सभ्यता के अंदर थी। तो इस प्रकार से क्यों पढ़ा जाता है ये चीज़? क्योंकि हम उन वहाँ के आम लोगों के जनजीवन को भी जान सकें, आम लोगों का जनजीवन कैसा था, ठीक है। राजाओं को तो हम पढ़ते ही रहते हैं। अब इसमें केवल राजाओं और नायकों के विषय में ही सूचनाएं नहीं होती, बल्कि वह सामान्य व्यक्ति भी सम्मिलित है जो इतिहास बनाता है। एक इतिहास बनाने में दोस्तों केवल राजाओं का ही एक तरह से रोल नहीं होता। कहता है ना कि इतिहास तो साहब कौन बनाते हैं? कि लोग, एक राजा बनाता है इतिहास। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वो राजा इस वजह से राजा है क्योंकि वहाँ की जनता ने चुना है, इस वजह से वो इतिहास बनाने लायक है। जैसे मान लीजिए आज के युग में, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी को ही मान ले रहे हैं, पीएम को, नरेंद्र मोदी को, ठीक है। तो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें किसका हाथ है? वो जनता का हाथ है। किसने बनाए हैं? वो जनता ने बनाए हैं। जबकि हम किसकी कर रहे हैं वाहवाही कि साहब नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आम लोग, जिन आम लोगों ने उनको वोट दिया है, उन पर सारा क्रेडिट जाता है ना, ठीक है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये मैं थोड़ा सा रिलेट करने के लिए, इसमें कला और वास्तु विज्ञान, भारतीय भाषाओं का विकास, साहित्य और धर्म भी सम्मिलित है, ठीक है। पुराने वीडियोस नहीं देखें, देख लीजिएगा संस्कृति को अच्छे से समझने के लिए। अब हम केवल समाज के संभ्रांत वर्ग में क्या हो रहा था इसको ही नहीं देखते, बल्कि निम्न स्तर पर भी लोगों की रुचियां और हितों का पुनर्निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं। इससे इतिहास अधिक रोचक बन जाता है और समाज को समझने में और उसे उन्नत बनाने में हमारी सहायता भी करता है, ठीक है। पहले तो इन लोगों ने हमारे समाज का निर्माण किया। सम्राट वर्ग, ठीक है, जो बड़ा वर्ग होता है, जो क्या कहते हैं उसे, उच्च वर्ग जिसे बोल देते हैं, और सामान्य वर्ग, दोनों ही स्तरों पर, उसमें से अधिकांश लोग अन्य क्षेत्रों से आए और भारत में बस गए थे। उन्होंने यहाँ स्थानीय लोगों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए और उनके साथ मिलजुल कर रहने लग गए, है ना। बाहर से कुछ लोग आए, यहाँ के लोगों के साथ घुलना मिलना हुआ, वैवाहिक संबंध बने, ठीक है, संक्रमण हो गया कहीं ना कहीं, और मिलजुल करके यहाँ पर रहने लगे और भारतीय समाज के भी वो क्या हो गए? अंग हो गए। तो ये जब हम इतिहास लेखन करते हैं दोस्तों, तो हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे देश में कहाँ से आए हैं? बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। हम में से कौन है ये हम कह भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बाहर से आए हुए हैं, तो अब इतिहास उनको भी पढ़ना है। और जो यहाँ के मूल थे, मूल निवासी कौन होते हैं? जनजातियाँ होती हैं मूल निवासी, तो बाकी के जितने भी लोग हैं वो सब बाहर से आए हुए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं दर्शाया जाना चाहिए इतिहास लिखते समय कि किसी में विद्वेष आ जाए। इस वजह से इस प्रकार की भाषा का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। अतः हमारा समाज विभिन्न प्रकार के लोगों की समृद्ध विरासत से युक्त है। लोगों की विपुल विभिन्नता, बहुत सारी भिन्नताएं के कारण ही यहाँ हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्म एवं भाषाएं, रीति रिवाज हैं। किसी भी देश में यदि भाषाएं, धर्म और रीति रिवाज बहुत ज़्यादा हैं तो समझ जाइए विविधता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत सारे संक्रमणशील हुए हैं, प्राचीन संस्कृतियां यहाँ पर रही हैं, इस कारण से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। किसी देश में एक ही कल्चर है, एक ही भाषा है, समझ जाइए
उस देश की विविधता है ही नहीं। वो देश कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन विविधतापूर्ण देश जो होता है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। लोग समाप्त हो सकते हैं लेकिन उसकी विविधताएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। देश कभी समाप्त नहीं होता। इतिहास का शुद्ध अध्ययन दो बातों पर निर्भर है। एक तो यह संदर्भ सामग्री का आलोचनात्मक और ध्यानपूर्वक प्रयोग है, जो हमें इतिहासकारों ने कुछ कथनों का समर्थन करते हुए प्रदान की हैं। उनका तार्किक विश्लेषण करके ही समर्थन करना होगा। कैसे? दूसरे ऐतिहासिक घटनाओं के कारण होते हैं और इन कारणों का भी संवीक्षण आवश्यक है। ठीक है, इन सब से भी अधिक हमें भूतकाल को भी आलोचनात्मक समीक्षा करनी होगी, यानी आलोचनात्मक समीक्षा। ठीक है, यहाँ पर जांचना होगा, आलोचना भी करनी होगी, फिर जांचना होगा क्या वो आलोचना सही है। इस प्रकार के वर्ड का मतलब मैंने बताया कि नहीं आपको, आप वीडियोस देख लीजिएगा, एंड में स्क्रीन पर डाल दूंगा। इसी प्रकार ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि हो सकेगी। अब सुनिए, भारत का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है। इसके बारे में हमें उन प्रमाणों से पता लगता है जो हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए हैं। समीपवर्ती भूतकाल के विषय में तो हमारे पास लिखित और मुद्रित आलेख हैं। ठीक है, समीपवर्ती भूतकाल यानी कि जो हमारे करीब का है, पास का है, उनका हमें किससे मिल जाता है पता, विषयों का लिखित में भी मिल जाता है और मुद्राओं के जरिए भी मिल जाता है। पर इससे भी पहले जब कागज का निर्माण नहीं हुआ था, आलेख सूखे ताड़ के पत्तों पर, भुर्ज वृक्षों की छालों पर और तांबे की प्लेटों पर और कुछ अवस्थाओं में बड़ी बड़ी शिलाओं पर, जैसे स्तंभ पर, ठीक है, पत्थरों की दीवारों पर, मिट्टी और पत्थरों की बनी प्लेटों पर अंकित किए जाते थे। ठीक है, इतिहास कागज से पहले कहाँ पर था? ये जो मैंने बताया है यहाँ पर इतिहास लिखा हुआ है। इससे भी पहले एक समय था जब लिपि का भी आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, एक समय ऐसा भी था जब लिपि थी ही नहीं। उन पुरातन युगों के मनुष्य के जीवन के बारे में हमें जानकारी किन से प्राप्त होती हैं? वस्तुओं से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए जैसे मिट्टी के बर्तन, ठीक है, उनके अस्त्र शस्त्र और औजारों से। आप सभी को पता है आदि मानव की जानकारी कहाँ से होती है? जैसे आदि मानव बोल देते हैं हम लोग। ये वस्तुएं कौन सी हैं? जो ठोस हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिन्हें वस्तुतः कभी कभी धरती में से खोदकर निकाला गया है। ऐतिहासिक खजाने की तलाश के खेल में एक संकेत प्रदान करते हैं, परंतु ये सभी संस्कृति के अंग हैं। ये सभी संस्कृति के अंग हैं। संस्कृति मतलब प्रकृति का क्या है? परिष्कृत रूप, यानी कि सुंदर जो रूप है। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए मनुष्य नदी में से पानी पी रहा है तो वो क्या है? वो प्रकृति है। और मनुष्य ने क्या कर लिया? घड़ा बना लिया, घड़े में से पानी पी रहा है, तो वो क्या हो गया? संस्कृति के अंदर ही आ गया। समझ रहे हैं आप? तो संस्कृति इस प्रकार से आपको समझनी है। मेरे साथ रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव आइडिया आपको मिल जाएंगे, उन्हें नोट करते जाइएगा। लेकिन यह जैसे डायरेक्ट पूछ रहे थे ना इंटरव्यू में, बताइए संस्कृति से आप क्या समझते हैं, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, इस प्रकार के टर्म्स सब कुछ जान जाएंगे आप। यह संकेत भी कई प्रकार के हो सकते हैं। जो संकेत सर्वाधिक उपयुक्त हैं वे क्या हैं? पांडुलिपियां हैं। ठीक है, ये संकेत क्या है? पांडुलिपियां, क्योंकि पांडुलिपियां क्या हैं? प्राचीन पुस्तकें हैं। ये जो पुरानी जो किताबें हैं वो पहले किस में थी? पांडुलिपियों के रूप में थी, जो या तो सूखे ताड़ के पत्तों पर या भुर्ज वृक्ष में की मोटी छाल पर या कागज पर लिखी गई हैं। ठीक है, सामान्यतः दूसरे किस्म की पांडुलिपियां बच पाई हैं। ठीक है, जैसे दूसरे प्रकार की क्या है? ये वाली भुर्ज वृक्ष वाली। ठीक है, यद्यपि कागज पर लिखी पांडुलिपियां अन्य की भांति अधिक प्राचीन नहीं हैं। कुछ भाषाएं जिनमें बहुत प्राचीन पुस्तकें लिखी गई हैं, ऐसी भाषाएं जिन्हें हम दैनिक व्यवहार में उपयोग में नहीं लाते हैं, जैसे पाली और प्राकृत, ठीक है, इसमें लिखी गई हैं। ये पुरानी भाषाएं हैं। कुछ संस्कृत और अरबी में भी लिखी गई हैं, अरबी बाद की हैं। ठीक है, जो आज भी पढ़ी जाती हैं।
ये मतलब संस्कृत तो आज भी पढ़ी जाती है, अरबी भी आज पढ़ी जाती हैं, जिन्हें हम कभी कभी धार्मिक कृत्यों के अवसर पर प्रयोग करते हैं, मंत्र वगैरह में आप सभी जानते ही हैं। यद्यपि वे घरों में उपयुक्त नहीं होती हैं। एक अन्य भाषा है तमिल, जो दक्षिण भारत में आज भी बोली जाती है। तमिल साहित्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसका साहित्य भी बहुत प्राचीन है। ये शास्त्रीय भाषाएं कहलाती हैं। विश्व के अनेक प्रदेशों का इतिहास विभिन्न शास्त्रीय भाषाओं में निबद्ध होता है। शास्त्रीय भाषा क्या होती हैं? जो प्राचीन होती हैं वो शास्त्रीय भाषाएं हैं। आपको एक कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। इस प्रकार से रिलेट करके 2014 में एक प्रश्न आया था, तो बताइएगा। 2014 का प्रश्न पत्र खोलिएगा, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। यूरोप में प्राचीन पांडुलिपियां प्राय ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखी गई हैं। पश्चिम एशिया में अरबी और हिब्रू लिखी गई है, और चीन में शास्त्रीय चीनी भाषा का प्रयोग भी होता है, ठीक है। प्राचीन भारत के बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। भारत का एक दीर्घकालिक लंबा इतिहास रहा है। बलूचिस्तान के मेहरगढ़, ठीक है, एक स्थान है ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, ईसा पूर्व 7000, ठीक है, ईसा पूर्व की बात हो, ये ईसा से 7000 वर्ष पूर्व, यानी कि 7000 BC जिसे बोल देते हैं पूर्व, नव प्रस्तर युग यानी नव पाषाण युग जिसे बोल देते हैं। प्रस्तर यानी पत्थर, पाषाण यानी पत्थर, तो नव पाषाण युग के निवासियों का पता चला है। तो नव पाषाण कालीन सभ्यता कब तक थी? 7000 वर्ष पहले, यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है। तथापि भारत में 2700 ईसा पूर्व ही भारत के उत्तर पश्चिम के एक बहुत बड़े भाग में पहली उल्लेखनीय सभ्यता फली फूली, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। यह सभ्यता हड़प्पन सभ्यता कहलाती है। इस सभ्यता का विकास अधिकतर सिंधु, घाघरा और इसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ है। तो जो फैक्ट्स और वो चीज़ें होंगी जो नॉर्मल एक जाननी चाहिए आपको मेंस एग्जामिनेशन लेखन के लिए, सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। हड़प्पा कालीन सभ्यता के साथ जुड़ी संस्कृति भी भारत की प्रथम नगरीय संस्कृति के रूप में मानी जाती हैं, ठीक है। ये नगरीय संस्कृति थी। नगरीय संस्कृति क्यों थी ये यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। हड़प्पा निवासियों ने पूरी नगर योजना, शौचालय व्यवस्था, नालियाँ, चौड़ी सुनियोजित सड़कें, ठीक है, समकोण पर काटती हुई सड़कें, उन्होंने 2 तल्ले के पक्के ईंटों के मकान बनाए थे, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, क्या हड़प्पा सभ्यता में 2 तल्ले के मकान थे? तो आप जवाब दोगे यस, बिल्कुल थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट मिल रहा है और ये बुक है NIOS की। और NIOS बुक में जो भी लिखा होगा वो क्या है? 100% सत्य है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, प्री के लिए आपको काम आएगा। जिनमें से प्रत्येक में स्नानगृह, रसोई और कुआं होता था। 4 दीवारी से घिरे इन शहरों में विशाल स्नानगृह, अनाज के भंडार और घर और सभा भवन आदि थे। दोस्तों, आपको एक मूवी याद हो, हड़प्पा, क्या नाम है इसका, मोहनजोदड़ो फिल्म को आप देख लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। हड़प्पा सभ्यता को जानने में थोड़ा सा बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। हड़प्पा के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, है ना। उस समय प्रमुख व्यवसाय तो कृषि ही था, लेकिन शहर में रहने वाले लोगों ने अपने और विदेशी लोगों के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे, जैसे मेसोपोटामिया जैसे दूसरे देशों के साथ भी इसके संबंध थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? मुद्रा वगैरह से मिलती है वहाँ के जो, ठीक है। वे बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। विभिन्न स्थलों से अनेक प्रकार के बर्तन, खिलौने, मुद्राएं, आकृतियाँ खुदाई से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा कालीन लोगों को धातुओं के विषय में तकनीकी जानकारी थी, ठीक है। धातुओं के विषय में तकनीकी यानी धातु कर्म भी करते थे, यानी कि एक धातु से दूसरी धातु बनाना, ये भी उनका काम था। वे धातु मिश्रण की तकरीब भी जानते थे, यानी कि धातु मिश्रण, टिन वगैरह ये सब बनाते हैं ना मिक्स करके, तो वो भी वो जानते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति हड़प्पा कालीन लोगों की शिल्पकला और सौंदर्य
अनुभूति का प्रमाण है। तो नृत्यका की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, क्या बेसिक कुछ पता है कि नहीं आपको? जैसे मैं हड़प्पा सभ्यता बोल रहा हूँ तो हड़प्पा एक जगह का नाम है, जैसे मोहनजोदड़ो है इसी प्रकार की एक जगह है हड़प्पा, उसी के नाम पर इसका हड़प्पा सभ्यता पड़ गया है ना। शंख, हाथी दांत, हड्डियाँ, पॉलिशदार बर्तन का प्रयोग वे विभिन्न कलाओं और सामग्री निर्माण में करते थे। हम देख रहे हैं दोस्तों संस्कृति का पाठ है ये, इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। संस्कृति में जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको यहाँ पर दिया जा रहा है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद के धौलक तालुक में एक बंदरगाह था। ठीक है, यह एक बहुत सुनियोजित चार दीवारी नगरी भी था। तो चार दीवारी किस में है? लोथल में। यह पश्चिम देश के साथ समुद्री व्यापार का एक केंद्र था। गुजरात में ही एक दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र था धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा भी कहाँ है? गुजरात में। इसी प्रकार राजस्थान में कालीबंगा नगर है। ये बहुत बेसिक सी जानकारी है जो आपको मेंस एग्जामिनेशन में काम आएगी, जहाँ जहाँ प्री के लिए ज़रूरत होगी मैं आपको बताता जाऊँगा। अनेक प्रकार की मुद्राएं जिन पर एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी गैंडर, ठीक है, गैंड बोलते हैं उसे, यूनिकॉर्न भी कहते हैं इसे, पीपल के पत्ते, देवता आदि खुदे हुए हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की मुद्राएं पर। ठीक है, एक श्रृंगी बैल है, पीपल के पत्ते भी हैं, देवता भी है और खुदे हुए, देवता भी खुदे हुए, यानी पीपल का पत्ता तब भी काफ़ी मायने रखता था। ठीक है, हड़प्पा लोगों के धार्मिक विश्वास पर रोशनी डालती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पौधों और पशुओं की भी पूजा करते थे, यानी प्रकृति पूजक थे, प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे। वे परवर्ती काल के शिव, ठीक है, पशुपतिनाथ जिसे बोलते हैं, तब बोलते थे, शिव जैसे ही किसी देवता और अन्य देवताओं सहित एक मात्र शक्ति की भी उपासना करते थे। तो ये यहाँ पर पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि किन किन की वो पूजा करते थे। ठीक है, प्रकृति पूजक भी थे, मात्र शक्ति की भी पूजक थे, और शिव जैसी एक आपने देखी होगी जिनका एक पैर थोड़ा सा टूटा हुआ है और ध्यान मुद्रा में एक मुद्रा मिली हुई है। वे संभवतः मृत्यु के उपरांत दूसरे जन्म में और जादू टोने में भी विश्वास करते थे। तो ये ध्यान रखना है कि दूसरे जन्म में भी विश्वास करते थे। ऐसी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे मान लीजिए कब्र के अंदर उनके खाने पीने का जो सामान होता है वो भी रखा हुआ, बर्तन वगैरह रखा हुआ। ठीक है, कुछ व्यक्ति का मरते समय क्या उसके पास था वो सब कुछ दबा देते थे। तो इससे पता पड़ता है कि वो जादू टोने और पुनर्जन्म पर, दूसरे जन्म पर भी विश्वास करते थे। पशु आकृति वाली मुद्राएं जिन पर कुबड़ वाले बैल, हाथी और गेंडे आदि अंकित हैं, यह दर्शाते हैं कि वे लोग इन पशुओं को पवित्र मानते थे। अनेक मुद्राओं पर पीपल भी अंकित है। ठीक है, पीपल के भी क्या है? अंकित है। तो पीपल बहुत ज़्यादा है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि सभी पेड़ों में मैं कौन हूँ? पीपल हूँ। तो पीपल जो है सर्वश्रेष्ठ होता है। मैं आपको पर्सनल अपनी जानकारी के अनुसार बताता हूँ, पीपल पर जो होती हैं पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ अलग ही अपना मानना है। उन्होंने कहा है कि साहब यहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा निकलती है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो पीपल, जो पत्ते जब चौड़े होंगे तो डेफिनेटली क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा होती है, और दिन और रात दोनों में ही पीपल का पत्ता जो है क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सभी, कोई भी पत्ता हो, कोई भी वो हो, वो रात हो चाहे दिन हो, हमेशा ऑक्सीजन ही देंगे। ठीक है आपको, और कार्बन डाइऑक्साइड भी देंगे, लेकिन मात्रा पर असर करता है। मान लीजिए कोई ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? वहाँ का कम हो जाएगा। चलिए, साइंस नहीं पढ़ा रहा यहाँ पर मैं। ठीक है, साइंस की जब बात करूँगा कभी ढंग से बताऊँगा आप लोगों को। बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ। हड़प्पाकालीन लोगों को लिखना भी आता था, और अनेक मुद्राओं पर किसी प्रकार की लिपि भी प्राप्त होती है, परंतु दुर्भाग्यवश आज तक कोई भी उस लिपि को पढ़ नहीं पाया है ना। परिणामतः हमारा हड़प्पाकालीन लोगों के विषय में ज्ञान केवल पुरातात्विक प्रमाणों पर ही आधारित है। ये ध्यान रखना है आपको केवल क्या है? पुरातात्विक प्रमाणों पर ही आधारित है। उन्होंने क्या वहाँ पर
जो खुदाई लिपि जो मिली है वो पढ़ी नहीं जा सकी है। खुदाई में प्राप्त विभिन्न मुद्राओं पर बनी पुरुषों और स्त्रियों की आकृतियों से पता चलता है कि वे लोग सूत कातना और बुनना भी जानते थे। ठीक है, इस नोट कर लीजिएगा। वे संभवतः, क्योंकि हम संस्कृति को पढ़ रहे हैं ना, बाई चांस आ जाए कि वर्तमान से प्राचीन काल से लेकर के अब तक की संस्कृति के वर्णन करिए। ठीक है, मान लीजिए इंटरव्यू पूछ लिया जाए तो आपको छोटी छोटी सी जानकारी थोड़ी बहुत ये होनी चाहिए बेसिक। वैसे तो आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो ये सारी जानकारी हो ही जाती है। वे संभवतः कपास उत्पन्न करने वाले पहले लोग थे। तो ये आपको ध्यान रखना, कपास उत्पादन जो है किसने किया था, हड़प्पा सभ्यता में हो चुका था। मेसोपोटामिया से प्राप्त सिंधु मुद्राओं, यानी मेसोपोटामिया में मुद्राएं पाई गई हैं कहाँ की, सिंधु घाटी की, का बहुत बड़ा भाग यह सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच शायद व्यापारिक संबंध थे। तो बिल्कुल रहे होंगे, शायद की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, इतिहास में क्या होता है एग्जैक्ट नहीं बताया जाता है, इस वजह से शायद वगैरह ऐसे शब्द यूज करे जाते हैं, लेकिन आप मत करिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हुई यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट ये है, 1800 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता मिटने लगी थी। ऐसा क्यों हुआ, इसका वास्तविक कारण कोई नहीं जानता है। जो वास्तविक कारण है वो कोई नहीं जानता है। ठीक है, और इस पर ये डिबेटेबल है कि क्यों हुई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, महामारी आ गई, बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डिबेट करी हैं। तो वो जो डिबेटेबल पार्ट है वो आपका किस में आ जाता है, वो आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हिस्ट्री लेते हैं उसमें आ जाता है। ठीक है, और जब आप जनरल स्टडीज़ के अंदर हिस्ट्री पढ़ते हो तब थोड़ी सी जानकारी आपको उसके बारे में भी होनी चाहिए, तब हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब आता है वैदिक सभ्यता, तो इसको हम कल कवर करेंगे वैदिक सभ्यता को। ठीक है, इस प्रकार से आप एक ब्रीफ, बहुत ज़्यादा एक तरह से सूक्ष्म रूप से आप थोड़ा सा सीख जाओगे। ठीक है, ऊपर ऊपर का संस्कृति के बारे में पूरा सीख जाओगे। लेकिन ये रेगुलर वीडियो देखने पड़ेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पुराने वीडियो देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।